आज हम आपके सामने एक एक टॉपिक करके रखना प्रारंभ करेंगे और वारेन हेस्टिंग्स से प्रारंभ करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन तक हम लोग जाएंगे। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। चलिए वारेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं उसको भी हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कलकत्ता में एक क्लर्क के रूप में आता है। यानी भारत कब आता है? ये 1750 में। किस रूप में? क्लर्क के रूप में। अपनी योग्यता के बल पे ये आगे बढ़ते हुए 1772 में बंगाल का गवर्नर बनता है और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो 1774 से 1785 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। उसके बीच में कई ऐसे महत्वपूर्ण इसने कार्य किए, कई ऐसी घटनाएं हुई और कई ऐसी बातें हुई जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक भी कहा जाता है कि ये पहला गवर्नर जनरल था। जब ये इंग्लैंड जाता है तब इस पर महाभियोग चलाया जाता है, लेकिन बाद में इसे बरी भी कर दिया जाता है, यानी मुक्त भी कर दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कहा जाता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था द्वैध शासन, उसको इसने समाप्त किया। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को आराम से देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल अगर देखेंगे गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 से 1785 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। इसके शासनकाल के बारे में जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको तो हम लोग देखेंगे। उसके पहले देखिए, वारेन हेस्टिंग्स 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भारत आया। किसके रूप में? क्लर्क के रूप में। कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो अकबर के शासनकाल में 1600 में स्थापित किया जाता है। कौन? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कहेंगे कि सर अकबर कैसे, या कोई कहेगा कि अकबर कैसे? तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक माना गया और अकबर के शासनकाल में दो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। पहला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो खैर उस पर भी चर्चा बाद में होगी। तो वारेन हेस्टिंग्स 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भारत आया और अपनी योग्यता के बल पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। देखिए यहां हम लिखे हुए हैं कि 1772 में बंगाल में गवर्नर बनकर आया। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। भारत में औपनिवेशिक, कौन औपनिवेशिक? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को मजबूत आधार वारेन हेस्टिंग्स ने ही दिया था। कहा जाता है कि ब्रिटिश वाले अगर भारत में मजबूती के तहत कार्य करना प्रारंभ किए तो वो वारेन हेस्टिंग्स के ही देन है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स अपने शासनकाल में सबसे पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को मजबूत किया। उसके तहत उसने कुछ प्रमुख कार्य किए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। तो विलियम विल्किंस के द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में महत्वपूर्ण बातें, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसने द्वैध शासन का अंत किया। द्वैध शासन क्या है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले ही बोले संवैधानिक विकास को, इसको संवैधानिक विकास से हम लोग जोड़कर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो द्वैध शासन की जो शुरुआत जो किया गया था भारत में, ठीक है, वो किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा
और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो ये शुरू किया गया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स इसको समाप्त कर दिया। न्यायिक सुधार के तहत सबसे पहले देखिए इसने फौजदारी और दीवानी न्यायालयों की इसने स्थापना किया, यानी इसके शासनकाल में स्थापना किया गया। साथ ही कहा जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे हुए और अन्य न्यायाधीश के रूप में हाइड चैम्बर्स और लेमेस्ट्रे को जाना जाता है। यानी आप याद कर सकते हैं HCL फार्मूला के तहत, HCL के तहत आप अन्य न्यायाधीश को याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई, जैसे सबसे पहले द्वैध शासन, इसका अंत कर दिया गया। दूसरा, न्यायिक सुधार, फौजदारी और दीवानी न्यायालयों की स्थापना की गई। तीसरा, भूमि राजस्व में सुधार और दस्तक प्रथा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी फ्री पास को इसने समाप्त कर दिया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। यहाँ तक कि इसके शासनकाल में यानी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निजी व्यापार पर भी रोक लगा दिया गया था। याद रखिएगा, निजी व्यापार यानी जो कंपनी जो निजी जो व्यापार करती थी उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दिए गए थे। आगे देखेंगे, शिक्षा प्रणाली में सुधार। कहा भी जाता है कि ब्रिटिश वाले शिक्षा प्रणाली को अपना मजबूत आधार बनाए थे। आप खुद देख लीजिए कि ब्रिटिश जो भारत में जो शासन किए, शिक्षा सुधार हेतु कितने आयोग का गठन किया, आप खुद देखने वाली बात है। वुड डिस्पैच कहेंगे, हंटर आयोग कहेंगे, सैडलर आयोग कहेंगे, कितने ऐसे आयोग हुए, मैकाले शिक्षा नीति कहेंगे। तो ये लोग शिक्षा को अपना आधार बनाते थे। और आज की स्थिति क्या है? ठीक है, छिपा नहीं है किसी से, सभी लोग रील्स बनाने में व्यस्त हैं। उससे भी कमाई होती है, तो केवल कमाने से ही नहीं होता है। जब तक शिक्षा का आधार किसी देश में मजबूत नहीं होगा, वो समझिए कि वो स्तंभ कभी मजबूत नहीं हो सकता है। तो शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु कलकत्ता में, ठीक है, एक मदरसा की स्थापना 1781 में किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे, सैन्य और कूटनीति नीति को भी इसने अपनाया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। 1775 ईस्वी में जो शुरू हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1782 ईस्वी तक चला। ठीक है, किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ, आपको कमेंट्स करना है। तो 1775 से 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा 1780 से 1784 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति, याद रखेंगे, मैंगलोर की संधि, मैंगलुरु की संधि या मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। मैंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। आगे देखेंगे नोट में, 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही रूहेला युद्ध लड़ा गया था। यानी रूहेला का युद्ध जो लड़ा गया वो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही लड़ा गया था। तो ये हम आज आपके सामने रखे वारेन हेस्टिंग्स। एक एक करके हम लोग गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे, और 2-3 जब गवर्नर जनरल जब हम लोग पढ़ लेंगे, मैक्सिमम 3 गवर्नर जनरल पढ़ लेंगे, तो उससे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलते चलते आप एक क्वेश्चन पे कमेंट्स करेंगे। वो क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है कि 1775 से 1782 ईस्वी तक जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ था।